बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन पेपर है रेडियो एक्टिविटी पर। कोर्स कोड है 5054 ओ लेवल फिज़िक्स कैम्ब्रिज। ठीक है, इसमें वी विल सॉल्व ऑलमोस्ट 64 क्वेश्चंस। अच्छा, ये सब डिस्कशन बेस्ड होगा, मैं आपको हर क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप बेस्ट चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर से आप फ़ायदा उठाएं तो कॉपी पेंसिल और कैलकुलेटर अपने पास रखें, ताकि जो कुछ आप बताया आपको जा सके, आप उसकी कैलकुलेशन कर सकें। ये टॉपिक जो है रेडियो एक्टिविटी का, ये एटॉमिक जो फिज़िक्स का जो टॉपिक है, ये उससे मुतल्लिक़ है, रेडियो एक्टिविटी। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? चार ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल्स के बारे में आपको बता दें कि इस पर +2 चार्ज होता है। ठीक है, इसमें 2 प्रोटॉन्स हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स में। ओके, बीटा पार्टिकल्स पे आ जाएं तो बीटा पार्टिकल्स इज़ ए इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों पार्ट, अल्फ़ा भी पार्टिकल है और बीटा भी पार्टिकल है। अल्फ़ा पे +2 चार्ज है और बीटा पार्टिकल पर वही चार्ज है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है। गैमा रेस पर आ जाएं, गैमा रेस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ये तीन ही रेडिएशंस हैं। एक रेडिएशन है गैमा रेस, और रेडिएशंस की तीन आउटकम्स हैं। दो पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स, और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है गैमा रेस। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन देख लें, विच टाइप ऑफ रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ऑप्शन बी, बीटा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 2, a sample of a radioactive isotope produces a count rate of 10,000 counts per minute. The half-life of the isotope is 1 day. What was the count rate of the sample 2 days ago? ओके, काउंट रेट इस वक्त है 10,000 काउंट्स पर मिनट। जो हाफ लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हाफ लाइफ के बाद जो काउंट रेट है वो हाफ हो जाता है आफ्टर 1 हाफ लाइफ। सो यस्टरडे मीन्स कि अब अगर हम माजी में जाएंगे, पास्ट में जाएंगे, तो फिर हमें जो काउंट रेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम फ्यूचर में ट्रैवल करेंगे, फ्यूचर में देखेंगे, तो फिर हमें काउंट रेट को 2 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, फिर बात समझ लें, अगर हम पास्ट में मूव करेंगे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, तो फिर हमें काउंट रेट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम फ्यूचर में मूव करेंगे तो फिर हमें काउंट रेट को 2 से डिवाइड करना होगा फॉर एवरी हाफ लाइफ साइकिल। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द काउंट रेट ऑफ द सैंपल 2 डेज अगो। आज काउंट रेट है 10,000। यस्टरडे काउंट को अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो 10,000 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 20,000 काउंट। और डे बिफोर यस्टरडे के लिए 20,000 जो काउंट था उसको फर्दर 2 से मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ 40,000 काउंट पर मिनट। ठीक है, तो ऑप्शन डी है 40,000 काउंट्स पर मिनट। क्वेश्चन नंबर 3, विच न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन americium 241 AM95 emits an अल्फ़ा पार्टिकल। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में आपको मैं दोबारा बता दूं, अल्फ़ा पार्टिकल में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 ही न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का जो प्रोटॉन नंबर है वो 2 है, और इसका जो एटॉमिक मास है या न्यूक्लियॉन नंबर है वो 4 है। तो जब ये अमेरिशियम 241 अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करेगा
तो इसका जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक मास जो है या न्यूक्लियर नंबर, उसमें 4 को आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। इसका न्यूक्लियर नंबर जो है वो उसमें आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ हो चुका है, तो वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इस अमेरिशियम 241 से लेके चला गया है, ठीक है। तो आप 4 को न्यूक्लियर नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और चूंकि 2 प्रोटॉन गए हैं तो जो प्रोटॉन नंबर है उसमें से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, तो अब आप इसका न्यूक्लियर नंबर देखें, 241 है। 241 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो जो नया न्यूक्लियर नंबर बनेगा वो है 237। और अगर आप जो प्रोटॉन हैं वो 95 हैं, उसमें से 2 प्रोटॉन चले गए अल्फ़ा पार्टिकल में, तो बाकी जो प्रोटॉन नंबर है वो 93 है। अब आपको ऑप्शंस में वो वाला एलिमेंट सर्च करना है जिसका न्यूक्लियर नंबर 237 है और जिसका प्रोटॉन नंबर 93 है। ओके, ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी देखें आप, ऑप्शन ए देखें। ओके, ऑप्शन ए में न्यूक्लियर नंबर 237 है और प्रोटॉन नंबर 93 है। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, which states the 3 types of radiation emitted by radioactive isotopes in order of their ionizing effect from highest to lowest। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो है आयोनाइजिंग का, तो उसके बारे में आपको बता देते हैं। मैं आपको 2 एक्सट्रीम जो वैल्यूज़ हैं वो बता देता हूँ। एक तो है कि वो पार्टिकल जिसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो हैं अल्फ़ा रेज, ठीक है, या अल्फ़ा पार्टिकल्स। और वो रेडियो एक्टिव रेज जिनकी आयनाइजेशन पावर सबसे कम है वो हैं गैमा रेज। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं, लेकिन गैमा रेज हैं, ठीक है। तो गैमा रेज की आयनाइजेशन पावर सबसे कम है और अल्फ़ा पार्टिकल्स की आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा है। ये 2 एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं और बीटा इनके दरमियान आता है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन ए देखें, अल्फ़ा पार्टिकल्स, देन बीटा पार्टिकल्स एंड देन गैमा रेज। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन ए। Question number 5, which statement about the half-life of a radioactive isotope is correct? Okay, options देख लेते हैं। Option A, half-life changes as the isotope decays। half-life कभी चेंज नहीं होती, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन आइसोटोप डिकेस के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, इसका डिके जो है इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, नंबर बी देखते हैं। हाफ लाइफ इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर द न्यूक्लियर नंबर ऑफ द आइसोटोप टू हाफ। ये न्यूक्लियर नंबर हाफ नहीं होता, ठीक है। न्यूक्लियस हाफ हो जाते हैं या एटम्स हाफ हो जाते हैं, न्यूक्लियर नंबर हाफ नहीं होता। ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखते हैं। हाफ लाइफ इज़ हाफ द टाइम इट टेक्स फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप टू डिक्रीज टू ज़ीरो। ये नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप टू डिक्रीज टू ज़ीरो, ये भी कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है, ठीक है। हाफ लाइफ में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, ऑप्शन डी देखते हैं। हाफ लाइफ इज़ द टाइम इट टेक्स फॉर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द आइसोटोप टू डिक्रीज बाय हाफ। यस, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाफ लाइफ वो टाइम है जिसके अंदर या तो एटम्स या उनके न्यूक्लियस, ठीक है, वो हाफ हो गए हैं,
that time is known as half life time. So question number 5, option D. Question number 6, a factory continuously produces plastic sheets. Radioactive isotope and a detector are used to check the thickness of the sheets. What is the most suitable source to use? अच्छा, यहाँ पर थिकनेस ऑफ द शीट्स है, ठीक है। तो शीट्स के बारे में आपको बता दें, प्लास्टिक शीट्स में से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पास नहीं होते, ठीक है। तो अल्फ़ा पार्टिकल्स हम यूज़ नहीं करेंगे। तो जहाँ पर भी अल्फ़ा सोर्स है वो आप रॉन्ग ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए में अल्फ़ा सोर्स है, ऑप्शन बी में अल्फ़ा सोर्स है, ये दोनों रॉन्ग ऑप्शन हैं। ओके, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखते हैं। बीटा सोर्स यूज़ होगा क्योंकि बीटा सोर्स जो है वो प्लास्टिक में से पास कर जाता है। ओके, अब यहाँ पर देखें तो फैक्ट्री का एनवायरनमेंट है जो कि कंटिन्यूसली प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक शीट्स। अब हम कोई ऐसा बीटा सोर्स भी नहीं लेना चाहेंगे जिसकी हाफ लाइफ ही फ्यू मिनट्स की हो और बहुत जल्दी डिके हो रहा हो। हम तो बीटा सोर्स वो लेंगे जिसकी हाफ लाइफ जो है वो सेवरल ईयर्स पर हो, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन डी, a beta source with a half life of several years is the correct option. Question number 7, a source contains a radioactive material. Without the radioactive source present, a detector records a background count rate of 20 counts per minute. The source is placed in a fixed position near the detector. Initially, a count rate of 520 per minute is recorded. What count rate is recorded after a time of 2 half lives of the radioactive source? ओके, तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड काउंट है वो है 20 काउंट्स पर मिनट। इनिशियली जो काउंट रेट है क्वेश्चन में जो गिवन है वो अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, वो है 520 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। तो 520 काउंट्स पर मिनट में जो बैकग्राउंड काउंट है वो 20 है और जो सोर्स का काउंट रेट है वो 500 है, ठीक हो गया। तो हमने अब आगे जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो सोर्स के काउंट रेट पे है। तो सोर्स का काउंट रेट है 500, 1 हाफ लाइफ साइकिल में ये हाफ हो जाएगा। तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ साइकिल सोर्स काउंट रेट जो है वो 250, ठीक है। और आफ्टर 2 हाफ लाइफ साइकिल्स, 2 हाफ लाइफ साइकिल्स में क्या होगा कि जो 250 काउंट्स पर मिनट हो चुके हैं वो फर्दर हाफ हो जाएंगे, ठीक है। फिर समझ लीजिए 520 जो काउंट है ये टोटल काउंट है जिसमें सोर्स का काउंट रेट भी है और बैकग्राउंड जो काउंट रेट है वो भी शामिल है। बैकग्राउंड काउंट रेट जो है वो मयरिंग में आ रहा होता है, ठीक है। ओके, तो 520 जो है वो मयर हुआ काउंट रेट या रिकॉर्ड हुआ, उसमें से 20 काउंट रेट जो है 20 काउंट्स पर मिनट वो तो बैकग्राउंड है, तो उसको आप अलहदा कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। बाकी बचता है 500 काउंट रेट। जो 500 जो काउंट रेट है पर मिनट ये 1 हाफ लाइफ साइकिल में हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ साइकिल इट विल बिकम 250 काउंट्स पर मिनट एंड आफ्टर टू हाफ लाइफ साइकिल्स 250 का फर्दर हाफ हो जाएगा। तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ साइकिल्स द सोर्स काउंट रेट विल बी 125 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई, आई होप। तो आफ्टर 2 हाफ लाइफ साइकिल्स द सोर्स काउंट रेट इज़ 125 काउंट्स पर मिनट। ये मैंने आपको बता दिया। इसका एक और मेथड भी है सॉल्व करने का। जो इनिशियल काउंट रेट है वो 500 है, वो मैं आपको बता रहता हूँ। इनिशियल काउंट रेट है 500 और 2 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं।
तो 500 को डिवाइड कर दें 2⁻², ठीक है। 2 बेस नंबर है और जो पावर है वो हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। चूँकि 2 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं तो इसको आप 500 को डिवाइड करेंगे 2⁻² से, तो 500 डिवाइड बाई 2⁻² इज़ 125. 125 counts per minute is the count rate of the source after 2 half life cycles. आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। बट अब जो इसकी मेजरमेंट होगी, रिकॉर्डिंग होगी, उसके अंदर कितना काउंट रेट आएगा? उसके अंदर ये काउंट रेट तो शामिल होगा 125 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। और इसके साथ जो 20 काउंट्स पर मिनट बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं वो भी काउंट होंगे। यानी आफ्टर 2 हाफ लाइफ साइकिल्स जो मेजर्ड या रिकॉर्डेड काउंट रेट होगा वो होगा 125 + 20 एंड दैट इज़ 145 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। तो 145 काउंट्स पर मिनट देखेंगे ऑप्शन है, यस, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, ऑप्शन डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, a nucleus of 215Po84 decays by emitting an alpha particle and the resulting nucleus then decays by emitting a beta particle. What is the nucleon number and proton number of the final nucleus? Okay, इस क्वेश्चन को भी समझ लें। जब अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ तो अल्फा पार्टिकल ने क्या किया कि जो ओरिजिनल एलिमेंट था उसमें से वो 2 न्यूट्रॉन ले गया और 2 प्रोटॉन ले गया, ठीक है। जब वो 2 प्रोटॉन लेकर गया तो प्रोटॉन नंबर कितना हो गया? प्रोटॉन नंबर हो गया 84 - 2 दैट इज़ 82, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। जब अल्फा पार्टिकल रिलीज़ हुआ तो वो 2 प्रोटॉन साथ ले गया, तो बाकी प्रोटॉन नंबर कितना बचा? 84 - 2 दैट इज़ 82। इसको आप कॉपी पे नोट कर लें। ओके, जब वही अल्फा पार्टिकल रिलीज़ हुआ तो वो न्यूक्लियन में से क्या लेके चला गया? न्यूक्लियन से वो नंबर 4 लेके चला गया। नंबर 4 कैसे? 2 न्यूट्रॉन थे उसके पास और 2 प्रोटॉन थे, ठीक है। अब न्यूक्लियन नंबर कितना है? 215। जब ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बाकी न्यूक्लियर नंबर कितना बचेगा? 211, ठीक है। तो एक अल्फा पार्टिकल जाने से न्यूक्लियन नंबर 215 - 4 = 211 हो गया और प्रोटॉन नंबर 84 - 2 = 82 हो गया। ओके, ये तो स्टोरी थी अल्फा पार्टिकल की। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद एक बीटा पार्टिकल भी रिलीज़ हो गया। अब बीटा पार्टिकल क्या क्या करता है? बीटा पार्टिकल के बारे में बात समझ लें। जब बीटा पार्टिकल रिलीज़ होता है तो प्रोटॉन नंबर के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाता है, ठीक है। यानी प्रोटॉन नंबर था 82, क्योंकि 2 प्रोटॉन तो अल्फा पार्टिकल ले गया तो 84 - 2 = 82। प्रोटॉन नंबर थे 82। जब बीटा वहाँ से रिलीज़ हुआ तो प्रोटॉन नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, तो प्रोटॉन नंबर कितना हो गया? 83, ठीक है। प्रोटॉन नंबर 83 हो गया। अब आपके ज़हन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर प्रोटॉन एक बढ़ गया है तो उसका न्यूक्लियन नंबर भी एक बढ़ जाना चाहिए। ऐसा नहीं है, उसकी रीज़न है। ये जो एक प्रोटॉन हुआ है ये एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया, यानी न्यूक्लियन नंबर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगी, बल्कि न्यूक्लियन के अंदर मौजूद एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसलिए न्यूक्लियन नंबर 211 ही रहेगा, वेयर एज जो प्रोटॉन नंबर है वो 82 से 83 हो जाएगा। अब ऑप्शंस में देखें कि आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें न्यूक्लियन नंबर 211 हो और जिसमें प्रोटॉन नंबर 83 हो। उस ऑप्शन को देखें। इफ देयर इज यस, ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी में न्यूक्लियन नंबर 211 है और प्रोटॉन नंबर 83 है। सो क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। The half-life of a radioactive isotope is 24 hours. A sample of this isotope produces an initial count rate of 720 counts per second. How long does it take for the count rate to fall to 90 counts per second? अच्छा, जो इस तरह के क्वेश्चंस होंगे जिसमें कोई इनिशियल काउंट रेट गिवन है और फिर टाइम के साथ कोई फाइनल काउंट रेट आपके सामने आता है, जैसे यहाँ पर इनिशियल काउंट रेट है 720 गिवन है और कुछ टाइम के बाद काउंट रेट जो है वो 90 काउंट्स पर सेकंड हो गया। अब इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले तो आप ये इनिशियल काउंट रेट और जो फाइनल काउंट रेट है यानी 720 और 90 इनका रेशो ले लें, यानी 720 डिवाइडेड बाय 90 करें जी। 720 डिवाइडेड बाय 90 क्या नंबर आया? ये नंबर 8 है। ठीक है, ये नंबर 8 आ गया। 720 ओवर 90 इज इक्वल टू 8। अब जो 8 है इसको आप 2 की पावर में लिख लें। सो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, अब ये जो 2 रेज़ टू पावर है ना, जैसे 2 रेज़ टू पावर 3 बन गया, ये 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। ये हाफ लाइफ साइकिल्स निकालने का ये एक फार्मूला है, एक तरीक़ेकार, एक मेथडोलॉजी है। फिर समझ लें, जो इनिशियल काउंट रेट गिवन होगा, जैसे यहाँ पर है 720 काउंट्स पर सेकंड, और उसके बाद कुछ टाइम गुजरने के बाद काउंट रेट हो गया 90 काउंट्स पर सेकंड। आप इन दोनों को रेशो ले लें, इनिशियल वैल्यू ओवर फाइनल वैल्यू। सो 720 ओवर 90 इज 8। अब ये जो रेशो आई है 8, इसको 2 की पावर में लिख लीजिए। हर रेशो काउंट रेट के क्वेश्चंस में 2 की पावर में लिखी जा सकती है। ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया। ये जो 3 है ये हाफ साइकिल्स हैं। दैट मीन्स 3 हाफ साइकिल लगेंगे 720 काउंट्स पर सेकंड को 90 काउंट्स पर सेकंड में आने तक 3 हाफ साइकिल लगेंगे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप देखें तो हाफ लाइफ जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वो गिवन है 24 आवर्स, 1 हाफ लाइफ। So 1 half life of isotope is 24 hours. 3 half life cycles कितने टाइम में होंगे? सिंपल सा मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट है। 1 half life cycle is equal to 24 hours. So 3 half life cycles will be, आप हाफ लाइफ साइकिल को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 24 आवर्स को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, सो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स विल बी 3 इंटू 24, दैट इज 72 आवर्स। ऑप्शन देखें कहीं पर 72 आवर्स है। यस, ऑप्शन बी। सो क्वेश्चन नंबर 9, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, which type of electromagnetic radiation is produced during radioactive decay? अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात की है, तो ये कॉन्सेप्ट मैं फिर आपको बताता हूँ। कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लें कि रेडियो एक्टिविटी में या रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस में या तो अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होते हैं या बीटा पार्टिकल्स रिलीज़ होते हैं, और या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिनको हम गैमा रेज कहते हैं, ठीक है, वो रिलीज़ होती हैं, या तीनों भी रिलीज़ हो सकते हैं या इन दोनों में से कोई 2 भी रिलीज़ हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन ज़हन में रखें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो गैमा रेज है। गैमा रेज पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं इसके ऊपर +2 का चार्ज होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, और जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन सी होंगी? अब गैमा रेज ऑब्वियसली। तो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 10
ऑप्शन सी, गैमा रेज। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। In the Giger-Marsden experiment, a beam of alpha particles is fired at a very thin sheet of gold foil in a vacuum. What is deduced from this experiment? अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट हुआ था 1910 1911 में। तो इसमें साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया था कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट होती है और वो गोल्ड फाइल में से पास किए जाते हैं, तो मेजॉरिटी जो है वो अनस्कैटर्ड ही पास कर जाती है। ठीक है, बहुत कम डिफ्लेक्ट होते हैं और बहुत ही कम फ्यू जो है वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं। तो वहाँ से साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला था कि एटम का जो मेजॉरिटी है वो एम्प्टी स्पेस है, और एम्प्टी स्पेस में से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर जाते हैं, जबकि जो सेंटर है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज मौजूद हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज से स्ट्राइक करके, न्यूक्लियस से स्ट्राइक करके बाउंस बैक कर जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन भी हैं तो वहाँ से वो अगर फिज़िकली स्ट्राइक कर रहे हैं तो बाउंस बैक कर जाएंगे, और कुछ पार्टिकल्स जो न्यूक्लियस के पास से गुजरेंगे जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, जो कि अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उनके अंदर थोड़ी बहुत डिफ्लेक्शन आएगी राइट साइड पे या लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ये टोटल स्टोरी थी इस एक्सपेरिमेंट की। तो अब इसकी लाइट में देखते हैं इस कॉन्सेप्ट की कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। ऑप्शन ए में देखें, अल्फ़ा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एटम्स कंटेन एयर, नो। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लियाई, नहीं, एटॉमिक न्यूक्लियाई में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ पर न्यूट्रॉन होते हैं या प्रोटॉन होते हैं। तीन ऑप्शन तो वैसे ही रॉन्ग हैं, तो फिर ऑब्वियसली डी ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन क्या है, न्यूक्लियाई आर मच स्मॉलर दैन एटम्स। डेफिनेटली मच स्मॉलर हैं, क्योंकि बहुत कम जो हैं वो वापस आ रहे हैं जो है स्ट्राइक करने के बाद, और मेजॉरिटी जो है वो स्ट्रेट पास कर रही है, और कुछ जो है वो डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्जेस इन द न्यूक्लियस। सो इन दिस केस ऑप्शन डी, न्यूक्लियाई आर मच स्मॉलर दैन एटम्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। A radioactive isotope 14C emits beta particles. A sample of this isotope is left for a period of time that is equal to its half-life. Which two quantities decrease to half of their initial value during this time? Okay, option B देखें, the mass of the sample and the number of 14C nuclei. ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो कि हाफ लाइफ साइकिल में हाफ हो जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन बी, द मास ऑफ द सैंपल एंड द नंबर ऑफ 14C न्यूक्लियाई। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिसका हाफ लाइफ साइकिल है, हाफ लाइफ साइकिल पास होने के बाद अगर उसके अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। ठीक है, उनका जो अगर काउंट रेट है तो काउंट रेट वो हाफ हो जाएगा रेडिएशन का। न्यूक्लियाई जो हैं वो हाफ हो जाएंगे, और अगर न्यूक्लियाई हाफ हो रहे हैं तो डेफिनेटली उसका जो मास है सैंपल का वो भी हाफ हो जाएगा। ठीक है, सो द ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13। Which row gives the range and electrical charge of an alpha particle? अच्छा, रेंज के बारे में समझ लीजिए कि जो सबसे कम ट्रैवलिंग रेंज है इन एयर वो अल्फ़ा पार्टिकल की है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो रेंज है वो गैमा रेज की है। तो ये दो एक्सट्रीम केसेस हैं, इनको याद कर लें। रेंज
ठीक है, वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की सबसे कम है और गामा रेज की सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और जो चार्ज होता है अल्फ़ा पार्टिकल का वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इस पे +2 का चार्ज है, इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो ऑप्शंस देखते हैं। Range in air should be a few centimeters and the electrical charge on the alpha particle should be positive. So option B, range in air is few centimeters and the electrical charge on the alpha particle is positive. So question number 13, option B. Question number 14. Which row states the nature and range of beta particles in air? Beta particles की बात हो रही है। जो बीटा पार्टिकल्स हैं इनकी जो नेचर है वो मैं आपको बता चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, बीटा पार्टिकल्स ये रेडिएशंस नहीं है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो गैमा रेज होती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनकी जो रेंज होती है इन द एयर इज़ फ्रॉम 10 to 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑप्शन डी, the nature of the beta particles is electron and the range of beta particles in air is from 10 to 100 centimeter. Question number 15. Three types of radiation emitted by unstable nuclei are electrons, helium nuclei and electromagnetic radiation. What are these types of radiation? Okay, electrons पहले भी बात हो चुकी है। इलेक्ट्रॉन्स आर बीटा पार्टिकल्स। हीलियम न्यूक्लियाई जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर गैमा रेज। ठीक है, जो ऑप्शंस देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में बीटा पार्टिकल्स होना चाहिए और हीलियम न्यूक्लियाई में अल्फा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में गैमा होना चाहिए। तो ऑप्शन सी देखें। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन्स आर बीटा पार्टिकल्स or beta particles are electrons. Alpha particles are helium nuclei having 2 protons and 2 neutrons. Whereas gamma radiations are electromagnetic radiations. So option C. Question number 16. A sample of wood contains 9 into 10 to raise to power 16 nuclei of carbon 14. The nuclei undergo radioactive decay with a half-life of 5600 years. How many carbon 14 nuclei remain in this sample after 16,800 years? अच्छा, आपको हाफ लाइफ का पता है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, और जो उसके जो न्यूक्लियाई हैं कार्बन 14 के, उनकी वैल्यू भी गिवन है। हाफ लाइफ है 5600 ईयर्स की। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन को करना कैसे है? आपके पास आपने जो फाइंड ये करना है कि कितने न्यूक्लियर रह जाएंगे आफ्टर 16,800 ईयर्स। ठीक है, इस टाइम के बाद कितने न्यूक्लियर रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप हाफ़ लाइफ निकाल लें कि 16,800 ईयर्स में कितने हाफ़ लाइफ साइकिल्स हैं। तो क्या करेंगे आप ये करें कि 16,800 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5600 ईयर्स, इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। 16,800 ईयर्स डिवाइडेड बाय 5600 ईयर्स एंड द आंसर इज़ 3। ठीक है, ये 3 है, 3 हाफ लाइफ साइकिल्स। अब जो टोटल न्यूक्लियाई हैं वो हैं 9 इंटू 10 टू रेज़ टू पावर 16 न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन 14। अब आपको पता चल गया कि 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। उसके बाद
कितने न्यूक्लियाई हो जाएंगे वो आपने फाइंड करने हैं। तो वेरी सिंपल, ठीक है। आप ये जो नंबर ऑफ़ न्यूक्लियाई हैं इनको न्यूमरेटर में लिखें, 9 इंटू 10⁻16, ये न्यूमरेटर में लिख दीजिए। और डिनोमिनेटर में क्या लिखना है? डिनोमिनेटर में लिखना है आपने 2⁻3, 3 हाफ साइकिल्स हैं, ठीक है। तो 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 2⁻3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 8। सो इट इज़ 1.125 इंटू 10⁻16 न्यूक्लियाई। तो ऑप्शन देखें, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है 1.1 इंटू 10⁻16 न्यूक्लियाई। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 17. People working with radioactive materials use a photographic film badge covered in paper. The badge is used to monitor the level of their exposure to radiation. Which radiation is detected? अच्छा, इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि जो फोटोग्राफिक फिल्म बैच है वो रेडिएशंस जो हैं उसके अंदर रिकॉर्ड हो सकती हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफिक जो फ़िल्म बैच है वो कवर्ड है एक पेपर में। ये कहानी है, पेपर के अंदर वो कवर है, किसी पेपर में रखा हुआ है। और पेपर के बारे में आपको बता दें कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो पेपर में से पास नहीं होते, ठीक है। अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पेपर्स में से पास नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो उस फिल्म बैच तक नहीं पहुंचेंगे। जब वो फिल्म बैच तक ही नहीं पहुंचेंगे तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होंगे, तो अल्फ़ा पार्टिकल तो नहीं हो सकते, ठीक है। तो ऑप्शन में जहाँ जहाँ अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, अब रहेगी बात बीटा पार्टिकल्स की। बीटा पार्टिकल्स पेपर में से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो फिल्म तक पहुंच जाएंगे। ओके, और थर्ड रेडिएशन टाइप है गैमा रेज की। तो गैमा रेज भी जो है वो पेपर में से पास कर जाते हैं, ठीक है। तो जो फिल्म है वहाँ तक बीटा रेज पहुँचेंगी, बीटा पार्टिकल्स पहुँचेंगे और गैमा रेज पहुँचेंगे, ठीक है। तो अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी देखें, गैमा रेज एंड बीटा पार्टिकल्स। क्वेश्चन नंबर 17। Question number 18. When a radioactive atom decays by alpha particle emission, its nucleus loses. जी, ये बात पहले भी हो चुकी है कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फ़ा पार्टिकल रिलीज़ होता है तो वो अल्फ़ा पार्टिकल क्या उस न्यूक्लियस से लेके जाता है? वो 2 प्रोटॉन ले जाएगा और 2 न्यूट्रॉन ले जाएगा। यानी जो न्यूक्लियन नंबर है उसके अंदर 4 नंबर की वो 4 नंबर से कम हो जाएगा, और जो प्रोटॉन नंबर है वो 2 से कम हो जाएगा, क्योंकि 2 प्रोटॉन ले गया और 2 न्यूट्रॉन, और 2 न्यूट्रॉन भी ले गया साथ अपने। तो अल्फ़ा पार्टिकल इज कंसिस्ट ऑफ 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन्स। ओके, ऑप्शन डी देखें, द न्यूक्लियस विल लूज 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19. A school keeps radioactive sources for use in radioactivity experiments in a laboratory. The background radiation is measured at the start of an experiment. Which statement is correct? ये 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है the background radiation is caused by the school's radioactive sources in the laboratory. रेडियोएक्टिव सोर्सेज से तो सोर्स की रेडिएशन होंगी, बैकग्राउंड ये नहीं होती। ऑप्शन बी देखते हैं, द बैकग्राउंड रेडिएशन इज प्रेजेंट व्हेन देयर आर नो रेडियोएक्टिव सोर्सेज इन द लेबोरेटरी। यस, सोर्सेज नहीं भी हैं लेकिन बैकग्राउंड रेडिएशन मौजूद हैं, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन सी भी देख लें, द बैकग्राउंड रेडिएशन इज रेडिएशन दैट इज नॉट डिटेक्टेड
इन रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट्स नहीं, रेडियो एक्टिव एक्सपेरिमेंट में ये रिकॉर्ड होती हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी देख लें। द बैकग्राउंड रेडिएशन इज़ द सेम इन लेबॉर्टरीज इन डिफरेंट कंट्रीज, नो नेवर। हर लोकेशन में, हर जगह पर, डिफरेंट कंट्रीज़ में जो रेडिएशंस हैं, बैकग्राउंड रेडिएशंस, उनकी वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी, द बैकग्राउंड रेडिएशन इज़ प्रेजेंट when there are no radioactive sources in the laboratory. Option B. Question number 20. The count rate from a radioactive source falls from 4000 counts per minute to 500 counts per minute in 72 minutes. What is the half life of the source? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पर दो काउंट रेट आपके सामने आ गए, एक इनिशियल काउंट रेट है, एक फाइनल काउंट रेट है। जैसे यहाँ पर देखें तो इनिशियल काउंट रेट है 4000 और जो फाइनल काउंट रेट है वो है 500, ठीक है। जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो आप इनिशियल काउंट रेट में को जो फाइनल काउंट रेट है, क्योंकि काउंट रेट ड्रॉप होता है, ये इन्वर्स रिलेशनशिप है काउंट रेट और टाइम की। तो काउंट रेट ड्रॉप हो रहा है तो आप इनिशियल काउंट रेट को फाइनल काउंट रेट से डिवाइड कर दें, 4000 डिवाइड बाई 500, ठीक है। ये आंसर आपके पास आ जाएगा 8। जो भी आंसर आता है उसको 2 की पावर में लिख लें, क्योंकि ये जो रेशो है इनिशियल काउंट रेट डिवाइड बाय द फाइनल काउंट रेट, इसको आप 2 की पावर में लिखेंगे, हमेशा लिखी जा सकती है, रेशो बनेगी ऐसी ऐसी रेशो आपके सामने आएंगी। ओके, सो 8 इज 2 रेज टू पावर 3। ये जो पावर है 2 रेज टू पावर 3 इज दी हाफ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं, यानी 4000 काउंट रेट को 500 काउंट रेट तक पहुंचने में 3 हाफ साइकिल्स लगेंगे, ठीक है। नाउ अब इसका दूसरा पार्ट देखें, 72 मिनट्स हैं। वो ये कह रहे हैं कि 4000 काउंट रेट को 500 काउंट रेट्स तक पहुंचने में 72 मिनट्स लगते हैं। पहले हमने ये डिसाइड किया है कि 4000 काउंट रेट को 500 काउंट रेट्स तक पहुंचने में 3 हाफ साइकिल लगे, ठीक है। सो 3 हाफ लाइफ साइकिल इज इक्वल टू 72 मिनट्स। ये आपके पास रिलेशनशिप आ गई, क्योंकि 72 मिनट्स में 4000 काउंट्स पर मिनट हो गए 500 काउंट्स पर मिनट, ठीक है। और हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि ये जो 4000 ओवर 500 है ये 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। सो इट मीन्स 3 हाफ लाइफ साइकिल्स इज इक्वल टू 72 मिनट्स। तो इस रिलेशनशिप से 1 हाफ लाइफ साइकिल की वैल्यू निकाल लीजिए टाइम में। तो 1 हाफ लाइफ साइकिल विल बी 72 मिनट डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। दैट इज 24 मिनट्स। 1 हाफ लाइफ साइकिल इज इक्वल टू 24 मिनट्स। ऑप्शन देखें, क्वेश्चन नंबर 20, ऑप्शन डी। Question number 21. What are the characteristics of an alpha particle? जी, अल्फ़ा पार्टिकल के करैक्टरिस्टिक्स आपको मैंने बताए हैं पहले, फिर बता देते हैं। इस पर चार्ज पॉजिटिव होता है, इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स की जो आयोनाइजिंग पावर है वो सब पार्टिकल में सबसे ज़्यादा है, इसकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, ठीक है। ये इसके 3 इम्पॉर्टेंट और भी हैं, लेकिन ये 3 आपके अक्सर यूज़ होंगे इस तरह के ओ लेवल के एग्ज़ाम्स में। सो चार्ज, अल्फ़ा पार्टिकल का चार्ज पॉजिटिव है और आयनाइजिंग इफेक्ट इसका वीक है, आयनाइजिंग इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्गेस्ट है। पेनिट्रेशन पावर इसकी वीक है बट आयोनाइजिंग इफेक्ट इसका स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो आप ये स्ट्रॉन्गेस्ट आयोनाइजिंग इफेक्ट देखें और पॉजिटिव चार्ज देखें, ये कौन सी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 21, ऑप्शन सी, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे चार्ज होता है पॉजिटिव और अल्फ़ा पार्टिकल्स का आयोनाइजिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बल्कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 22, अल्फ़ा पार्टिकल्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ए मैग्नेटिक फील्ड,
हाउ इज़ द पाथ ऑफ द पार्टिकल्स अफेक्टेड बाय दीज फील्ड्स। अच्छा, अल्फ़ा पार्टिकल्स पे चूँकि पॉजिटिव चार्ज है, जब आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास करेंगे तो ये डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव डिफ्लेक्शन होगी इसमें जब इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास करेगा। इसी तरह से जब अल्फ़ा पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा तो वहाँ पर भी इसकी डिफ्लेक्शन होगी, जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड की जा सकती है। तो दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन होगी। जो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए देखें, अल्फ़ा पार्टिकल्स विल बी डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अल्फ़ा पार्टिकल विल बी डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन नंबर था ये 22, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, विच रो इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फिशन एंड फॉर द न्यूक्लियर फ्यूजन। अच्छा, फ्यूज़न के बारे में आपको बता दें, फ्यूज़न प्रोसेस कहाँ पे है। फ्यूज़न प्रोसेस जो है वो सन्स के अंदर है, सूरज में है, स्टार्स की फॉर्मेशन में है। और फ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर जो है वो हीलियम न्यूक्लियस बना रहे होते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस है और इस प्रोसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट ऑफ एनर्जी और लाइट जो है वो एमिट होती है, ठीक है। ये फॉर्मेशन स्टार में भी ये प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है और सन के अंदर भी ये प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो हाइड्रोजन बॉम्ब है उसके अंदर भी यही प्रिंसिपल यूज़ होता है। ओके, इसके साथ साथ दूसरा प्रोसेस है वो है फिशन प्रोसेस। फिशन प्रोसेस क्या है? फिशन प्रोसेस में एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है उसको स्प्लिट अप किया जाएगा छोटे एलिमेंट्स में, छोटे न्यूक्लियस में, स्मॉलर न्यूक्लियस में, ठीक है। उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी, उसकी डिवीजन हो जाएगी और इसके साथ जो है वो न्यूट्रॉन्स भी एमिट होंगे। ये फिशन प्रोसेस है। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी में फिशन प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई वेयर एज फ्यूजन इज द एनर्जी सोर्स ऑफ ए स्टार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, ये जो पिछला क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 23 था, ऑप्शन सी, ठीक है। फिशन प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई वेयर एज फ्यूजन इज द एनर्जी सोर्स ऑफ ए स्टार। ये 23 था, ऑप्शन सी। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। Which graph shows how the count rate of a radioactive isotope varies with time? काउंट रेट जो है वो उसकी रिलेशनशिप टाइम के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर आप ये चारों ग्राफ देखें तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हमें ए में नज़र आ रही है। तो काउंट रेट और टाइम का जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शन ए में आप देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। For which purpose is the radioactive isotope carbon 14 used? कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं फॉर द डेटिंग ऑफ एंशिएंट बोन्स, ठीक है। बोन्स हैं, स्कल्स हैं, ह्यूमन बोन्स हैं या कोई एनिमल्स की हड्डियां हैं पुरानी, कोई दरियाफ्त हुई हैं कहीं पर, तो उनकी जांच के ये कितनी ओल्ड हैं, ये डेटिंग क्या है इसकी, तो उसके लिए हम कार्बन 14, क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनके सिंथेसिस, प्लांट्स जब सिंथेसिस करते हैं ऑक्सीजन तो कार्बन डाइऑक्साइड तो उनका पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन प्लांट के अंदर रह जाती है कार्बन की। इसी तरह से जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं तो उनके अंदर भी कार्बन की इन्फॉर्मेशन होती है, रहती है उनकी हड्डियों में और उनके बॉडी पार्ट्स में। हड्डियाँ रह जाती हैं, बाकी बोन्स रह जाती हैं। इंसानों के अंदर भी ऐसा ही है, इंसान प्लांट भी खाते हैं और गोश्त भी खाते हैं। तो गोश्त इनका खाया जाता है तो वो जो जानवर हैं प्लांट खाते हैं। तो डैट मीन्स कि हर
प्लांट के अंदर, इंसानों में और तमाम जानदारों में कार्बन मौजूद है, ठीक है, उनकी हड्डियों में या उनके स्कल में। और ये कार्बन 14 जो है, ये इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि जो हड्डी है वो उसकी डेट क्या है, कितना ओल्ड है, ठीक है, उसकी लाइफ मालूम की जा सकती है, एग्जैक्ट लाइफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25, ऑप्शन ए, डेटिंग ऑफ एंशियंट बोन्स। Question number 26. When dealing with radioactive materials, there are possible dangers. Which statement is correct? Possible dangers हैं, radioactive elements are harmful for human body. जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है वो ऑफ कोर्स बीटा अल्फा पार्टिकल्स हैं, उनकी आयनाइजेशन पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आयनाइजेशन, लेकिन ये है कि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं कर सकते। बीटा पावर ट्रैवल कर जाते हैं और वो ह्यूमन की जो स्किन है और जो मसल्स हैं उसमें से पास कर जाएंगे, डेंजरस हैं, वो भी आयनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। और जो गैमा रेज हैं, दे आर वेरी हार्मफुल, वो भी बॉडी में से पास कर जाएंगी, बल्कि वो तो हड्डियों में से भी पास कर जाएंगी और वो भी आयनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो आयनाइजेशन इफेक्ट तो तीनों रेडियो एक्टिव दोनों पार्टिकल्स और रेडियो एक्टिव जो गैमा रेज हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, तीनों हार्मफुल हैं। ओके, तो ए ऑप्शन देखें, बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू स्किन एंड डैमेज बॉडी सेल्स। जी, आयनाइजेशन कर देंगे, बॉडी सेल्स का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू स्किन एंड कैन डैमेज बॉडी सेल्स, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27. An isotope X is a radioactive and has a half-life of 4 years. A sample initially contains 8,000 atoms of X. After how many years will the sample contains 1,000 atoms of X? ओके, ये वही क्वेश्चन है कि इनिशियली एटम्स की तादाद हमें मालूम है 8,000 और फाइनल जो डिके के बाद एटम्स हैं उनकी तादाद भी, काउंटिंग भी हमें मालूम है 1,000 है। इनका रेशो निकाल लें तो 8,000 ओवर 1,000 करेंगे, 8 इज़ 8 और 8 को 2 की पावर में लिख लें, 2 पावर 3 इज़ 8, सो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स। सो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स में जो एटम्स हैं वो 8,000 से कम होकर 1,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब हाफ लाइफ जो है वो 4 इयर्स की है और अभी हमने रेशो निकाल लिया 2⁻3, तो 2⁻3 मीन्स 3 हाफ लाइफ साइकिल्स, 1 हाफ लाइफ साइकिल 4 इयर्स की है, तो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स, सिंपल मैथमेटिक्स है, कॉपी पे लिख लें, 1 हाफ लाइफ साइकिल इज इक्वल टू 4,000 ईयर्स, सो 3 हाफ साइकिल इज इक्वल टू 3 इंटू 4 ईयर्स, सो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स इज इक्वल टू 12 ईयर्स, ऑप्शन सी 12 years. Question number 27. Question number 28. What is the safest way to dispose of a large quantity of highly radioactive waste? ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होती है ना तो हम इनको वाटर में डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, ना समुंदर में, ना किसी दरिया में, ये तो सारा पानी रुदा कर देंगे, वाटर में तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, फायर में भी नहीं जला सकते इसको, ठीक है, वो तो सारा जो एटमॉस्फेयर है वो रेडियो एक्टिव हो जाएगा, पोल्यूट हो जाएगा, विच इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बॉडी और अदर लिविंग बींग्स। तो फिर क्या तरीका हो सकता है इनके लिए? सबसे जो इस वक्त तरीका जो यूज़ किया जा रहा है वो ये है कि इसको ज़ेर ज़मीन रॉक के अंदर, चट्टानों में, उसके अंदर किसी लेड के अंदर, ठीक है, रॉक्स में, लेड में, किसी बॉक्स के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ कर दें। ओके, सो बर्निंग इट ऑन अ फायर नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, डाउन द ड्रेन नहीं, पंपिंग इन टू द रिवर नेवर, सो ऑप्शन बी है, बरिंग इट इन ड्राई रॉक डीप अंडरग्राउंड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29. द काउंट रेट फ्रॉम ए रेडियो एक्टिव मटीरियल फॉल्स फ्रॉम 400 काउंट्स पर सेकेंड टू 50 काउंट्स पर सेकेंड इन 12 मिनट्स, व्हाट इज हाफ लाइफ?
ओके, ये फिर काउंट रेट का क्वेश्चन आ गया। इनिशियल काउंट गिवन है और फाइनल काउंट गिवन है। रेशो निकाल लें, 400/50, रेशो 8 आ गई, इसको 2 की पावर में लिख लें। सो इट इज़ 2 raised to power 3। पावर 3 का मतलब है ये 3 हाफ लाइफ साइकिल है। तो 3 हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट्स इन 12 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि काउंट रेट जो 400 से 50 हो रहा है ये 12 मिनट में है, 12 मिनट्स में। ठीक है, और इनकी रेशो चूँकि 8 आई है काउंट रेट्स की, तो ये 3 हाफ लाइफ साइकिल्स बनते हैं। सो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स इज इक्वल टू 12 मिनट्स। तो 1 हाफ लाइफ साइकिल कितना होगा? 12 मिनट्स ओवर 3। ठीक है, 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स देख लें, ऑप्शन है 29, ऑप्शन सी है 4 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 30। इन न्यूक्लियर, कुछ हमने फिलिंग करनी है। इन न्यूक्लियर ऑर्डिजन न्यूक्लियाई टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। अच्छा, ये जो हीलियम न्यूक्लियर बनता है, अभी मैंने बताया फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स में या फ्यूजन प्रोसेस में। ठीक है, वहाँ पे ये हाइड्रोजन न्यूक्लियाई जो है वो कंबाइन होकर हीलियम न्यूक्लियाई बनाते हैं और इसको हम फ्यूजन प्रोसेस कहते हैं, फ्यूजन। तो ये इन न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस है और इसके अंदर हाइड्रोजन न्यूक्लियाई को ज्वाइन होंगे और ज्वाइन होने के बाद हीलियम न्यूक्लियर बनाएंगे और एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑप्शंस देखें, एक ऑप्शन है 30, ऑप्शन सी देखें। इन न्यूक्लियर फ्यूजन हाइड्रोजन न्यूक्लियाई ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई रिलीजिंग एनर्जी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 31. The diagram shows the radioactive emissions that pass through a piece of plastic and a piece of metal of the same thickness. Which type of radioactive emission can distinguish between the plastic and the metal? Okay. अब 3 टाइप्स की रेडियो एक्टिव एमिशंस हैं, 2 पार्टिकल्स हैं और एक गैमा रेज हैं। ठीक है, आप तीनों को देखें। प्लास्टिक में अगर आप गौर करें, अल्फा पार्टिकल्स ब्लॉक हो गई हैं। अल्फा पार्टिकल प्लास्टिक में भी ब्लॉक हैं और मेटल में भी ब्लॉक हैं। दैट मीन्स अल्फा पार्टिकल्स के लिए प्लास्टिक और मेटल दोनों एक जैसे हैं, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, वो दोनों में ब्लॉक हो रहा है। ओके, इसके बरक्स आप गैमा रेज को देखें। गैमा रेज जो है वो प्लास्टिक में से भी पास कर रहा है और गैमा रेज जो है वो मेटल्स में से भी पास कर रहा है। मीन्स गैमा रेज के लिए भी प्लास्टिक और मेटल्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं कर रहा, वो दोनों मटेरियल में से पास हो रहा है। तो अल्फा रेज भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा और गैमा रेस भी डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा। ओके, अब आप आ जाए इन बिटवीन बीटा पार्टिकल्स पे। बीटा पार्टिकल्स प्लास्टिक में से पास हो रहे हैं और मेटल्स में से रुक रहे हैं, नहीं पास हो रहे। इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल्स डिस्टिंग्विश कर पा रहा है, वो प्लास्टिक में से पास कर जाएगा और मेटल्स में से पास नहीं करेगा। ओके, सो ऑप्शन देखें, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर था ये 31, ऑप्शन सी बीटा ओनली। Question number 32. The background count rate in a laboratory is 10 counts per minute. The measured count rate from a radioactive source is 410 counts per minute, which includes the background. The half-life of the source is 5 days. What is the measured count rate after 15 days? Okay, सबसे पहले ये देख लें कि 15 डेज कितने हाफ लाइफ साइकिल्स बनते हैं। ये बनते हैं 3 हाफ लाइफ साइकिल्स, क्योंकि 5 डेज इज इक्वल टू 1 हाफ लाइफ साइकिल। तो 5 डेज इंटू 3 इज इक्वल टू 1 हाफ लाइफ इंटू 3, तो 15 डेज इज इक्वल टू 3 हाफ लाइफ साइकिल्स। अब आप 410 जो काउंट्स पर मिनट है, इसके अंदर बैकग्राउंड काउंट भी है, वो जो कि 10 काउंट्स पर मिनट है। अब कैलकुलेशन में 10 काउंट्स को आप रिमूव कर दें तो जो सोर्स का काउंट रेट है वो 400 काउंट्स पर मिनट है। अब हमने देखना ये है कि 400 काउंट्स जो हैं वो आफ्टर 3 हाफ लाइफ साइकिल्स कितना काउंट रेट रह जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको प्रोसेस बताया हुआ है कि आप काउंट रेट को जो है जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ साइकिल्स हैं वो 2 की पावर में लिख लें और काउंट रेट को से डिवाइड कर दें। सो इन दिस केस 400 विल बी डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 400 डिवाइडेड बाई 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 क्यों किया? क्योंकि 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। तो 400 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 50।
तो जो सोर्स का काउंट रेट है वो 50 रह जाएगा आफ्टर थ्री हाफ लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो जो मैयर काउंट रेट होगा आफ्टर 3 हाफ लाइफ साइकिल्स या आफ्टर 15 डेज, वो मैयर कितना होगा? वो सोर्स का जो उस वक्त काउंट रेट है जो कि हमने 50 अभी निकाला है, उसमें 10 ऐड कर दें। बैकग्राउंड जो काउंटिंग है, को मैयरिंग के अंदर बैकग्राउंड काउंटिंग तो ऐड हो जाएगी। तो सोर्स की काउंटिंग तो हो गई 50, जो कि डिके हो गई फ्रॉम 400 टू 50 इन 3 हाफ लाइफ साइकिल्स। ठीक है, 400 एक दूसरा भी वे है, 400 हाफ हो जाएगा यानी 200 बन जाएगा आफ्टर 1 हाफ लाइफ साइकिल, फर्दर हाफ हो जाएगा 100 हो जाएगा इन 2 हाफ लाइफ साइकिल्स, फर्दर हाफ हो जाएगा 50 हो जाएगा इन 3 हाफ लाइफ साइकिल्स। ठीक है, तो मैंने तो फार्मूला आपको बताया था कि 400 डिवाइड कर दें 2⁻3, तो 50 हाफ लाइफ साइकिल्स, 50 काउंट्स पर मिनट जो है ये सोर्स का काउंट रेट हो गया। बैकग्राउंड काउंट रेट 10 है, तो जो रिकॉर्ड होगा आफ्टर 15 डेज जो मैयर होगा वो 50 + 10 होगा। ठीक है, तो 50 + 10 इज इक्वल टू 60। देखते हैं कि 60 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 32, 60 काउंट्स पर मिनट। Question number 33. Tritium is a radioactive isotope of hydrogen with a half-life of 12 years. If a sample starts with 40 million atoms of tritium, how many atoms of tritium will be left after 12 years? 12 years जो है वो हाफ लाइफ है ऑफ द सोर्स। तो हाफ लाइफ ऑफ द सोर्स में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो हाफ रह जाते हैं। ठीक है, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी है। नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो हाफ हो जाते हैं। सो 12 years इज़ 1 हाफ लाइफ साइकिल। इनिशियली जो सैंपल था उसके अंदर एटम्स थे 40 मिलियन, तो 1 हाफ लाइफ साइकिल यानी 12 years के बाद 1 हाफ लाइफ साइकिल के बाद कितने एटम्स रह जाएंगे? 40 मिलियन डिवाइडेड बाई 2, 20 मिलियन। तो ऑप्शन बी देखें, क्वेश्चन नंबर 33, ऑप्शन बी। Question number 34. The isotope barium-140 has a half-life of 13 days. A sample of this isotope is kept for 13 days. Which quantity halves during this time? क्वांटिटी जो हाफ होती है वो या एटम्स हैं या न्यूक्लियाई हैं उसके, या उसका मैस है सैंपल का, वो हाफ हो जाता है। ठीक है, जो अब ये ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन ए देखें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बेरियम 140 इन द सैंपल विल बिकम हाफ। ठीक है, ऑप्शन बी सी डी तीनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। इलेक्ट्रॉन्स हाफ कर दिए या न्यूक्लियन हाफ कर दिए या प्रोटॉन हाफ कर दिए, ये नहीं पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन हाफ करेंगे एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएंगी। प्रोटॉन हाफ करेंगे तो ये भी इससे भी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। अगर आप न्यूक्लियन हाफ करते हैं उससे भी कोई नया एलिमेंट बन जाएगा। तो ये तीनों रॉन्ग ऑप्शंस हैं। द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बेरियम 140 in the sample will become half. So question number 34, option A. Question number 35. In a laboratory experiment, particles from a radioactive source are deviated by a magnetic field and reach a detector. Which particles are deviated and reach the detector? अच्छा, एक तो ये ध्यान में रखें कि दो ही पार्टिकल्स डेविएट होते हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं या बीटा पार्टिकल्स हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स पे प्लस चार्ज है और बीटा पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज है। ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में होगी? ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी बीटा पार्टिकल्स में, क्योंकि बहुत लाइट होते हैं बीटा पार्टिकल्स और इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत कम डिफ्लेक्शन होगी अल्फ़ा पार्टिकल्स में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवियर हैं। 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं उसमें। तो अब यहाँ पर अगर आप डिफ्लेक्शन देखें, एक तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, हाईली डिफ्लेक्शन है, बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, तो ये बीटा पार्टिकल्स की तरफ इशारा है। दूसरा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि डिटेक्टर और रेडियो एक्टिव सोर्स के दरमियान डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर का है। तो 10 सेंटीमीटर तक अल्फ़ा पार्टिकल्स नहीं पहुँच पाते,
डिके हो जाते हैं। तो अगर डिटेक्ट हो रहे हैं तो फिर ये डेफिनेटली बीटा पार्टिकल्स हैं। नंबर थ्री कॉन्सेप्ट क्या है कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी आप जो पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं वेदर इट इज़ बीटा और अल्फा पार्टिकल, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, इट इज़ इनटू द पेपर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज़ करें। ठीक है, मैंने तीन कॉन्सेप्ट दिए। एक तो ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है जो बता रहा है कि द पार्टिकल शुड बी बीटा, और यहाँ पे जो देखें जो कर्व बहुत ज़्यादा है रेडियो एक्टिव सोर्स से डिटेक्टर, यानी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में, और ये ज़्यादा डिफ्लेक्शन बीटा पार्टिकल्स के केस में होती है क्योंकि वो लाइट पार्टिकल होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी देखें, बीटा पार्टिकल्स था। क्वेश्चन नंबर था 35, ऑप्शन डी बीटा पार्टिकल्स। Question number 36. The isotope barium 140 has a half-life of 13 days. A sample is of this isotope is kept for 13 days. Which quantity halves during this time? पहले भी बात हो चुकी, एटम्स हाफ होते हैं, न्यूक्लियाई हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखें, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ बेरियम 140 इन द सैंपल। सो क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन ए। Question number 37. When a sample of a radioactive nuclide decays, the count rate falls from 1200 to 150 in 3 minutes. What is the half life of the radioactive nuclide? ये वही कॉन्सेप्ट है, काउंट रेट ड्रॉप हो रहा है। इनिशियल काउंट रेट 1200 है, फाइनल काउंट रेट 150 है। दोनों को रेशो ले लें, 1200 डिवाइड बाई 150, ये आपके पास 8 आ जाता है। तो 8 को 2 की पावर में लिखें, तो 8 इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, दोबारा समझ लें, 1200 ओवर 150 इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज़ 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 किया तो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। अब ये 3 हाफ लाइफ साइकिल्स जो हैं ये हो रहे हैं 3 मिनट्स में कंप्लीट हो रहे हैं। तो 1 हाफ लाइफ साइकिल विल बी कंप्लीटेड 3 बाई 3 1 मिनट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन बी, 1 मिनट। Question number 38. The table shows details of two samples of radioactive nuclides X and Y. न्यूक्लियाइड X के रेडियोएक्टिव एटम्स हैं एट टाइम इज इक्वल टू 0, इनिशियल एटम्स हैं 16,000 और Y के इनिशियल एटम्स हैं 2,000। हाफ लाइफ X का 1 डे है और हाफ लाइफ Y का 2 डेज है। After how many days will the number of atoms of nuclide X will be equal to the number of atoms of nuclide Y? Okay, इस क्वेश्चन को एक तो बेशुमार वेज हैं सॉल्व करने के। एक जो बिल्कुल सिंपल मेथड है वो ये है कि आप जो 16,000 हैं X के इनिशियल एटम्स, इनको हाफ़ किए जाएं। ठीक है, हाफ़ किए जाएं इनको, जैसे 16,000 का हाफ़ करें तो 8,000। ठीक है, तो आप कॉपी पे लिख सकते हैं कि 1 हाफ लाइफ साइकिल में 8,000 हो गया, 1 हाफ लाइफ साइकिल में। ठीक है, और 2 हाफ लाइफ साइकिल में फर्दर हाफ कर दें, 4,000 हो गए। 3 हाफ लाइफ साइकिल में फर्दर हाफ कर दें तो ये 2,000 काउंट रेट हो जाएगा। ठीक हो गया। ओके, इसको मज़ीद कर दें, यानी 4 हाफ लाइफ साइकिल में 1,000, 5 हाफ लाइफ साइकिल में 500 फर्दर हाफ, और 6 हाफ लाइफ साइकिल्स में 250। चलें, ये आपने एक लिस्ट बना ली स्टार्टिंग फ्रॉम 16,000 प्रेजेंट था 1 हाफ लाइफ साइकिल में, डिवाइड बाई 2 8,000, 2 हाफ लाइफ साइकिल में डिवाइड बाई 2 4,000, 3 हाफ लाइफ साइकिल्स में डिवाइड बाई 2 2,000, 4 हाफ लाइफ साइकिल्स में 1,000, 5 में 500, 6 में 250। ठीक हो गया। अब आप आ जाएँ वाई पर। तो वाई का इनिशियल काउंट रेट था 2,000। ठीक है, 2,000 को हाफ कर दें, ये हो गया 1,000। इसको फर्दर हाफ कर दें, ये हो गया 500। इसको फर्दर हाफ कर दें, ये हो जाएगा 250। अब ये 250 कब हुआ, यानी कि इनिशियली 2,000 था,
आफ्टर वन हाफ लाइफ साइकिल 1000 हो गया, आफ्टर टू हाफ लाइफ साइकिल 500 हो गया, आफ्टर थ्री हाफ लाइफ साइकिल 250 हो गया। अब जो ये पार्टिकल वाई है इसको 250 होने में यानी थ्री हाफ लाइफ साइकिल लगे हैं। इसका एक हाफ साइकिल जो है वो 2 डेज़ का है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज वाई को जो लगे हैं वो 6 डेज़ हैं। ठीक है, 2 × 3 हाफ लाइफ साइकिल 6 डेज़। ओके, जो एक्स का हमने फाइंड किया था, एक्स के 6 हाफ लाइफ साइकिल्स में 250 काउंट रेट हो गया, तो 6 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं और इसका हाफ लाइफ जो है वो 1 डे है, तो 6 × 1 डे 6 डेज़। ठीक है, सो आफ्टर 6 डेज़ जो x का काउंट रेट है वो भी 250 है, और आफ्टर 6 डेज़ जो y का काउंट रेट है वो भी 250 है। ठीक है, सो 6 डेज़ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और भी वेज हैं इसको सॉल्व करने के, तो ये सबसे इजी प्रोसीजर है कि आप लिस्ट लेके किए जाएं। दूसरा एक और इस तरह भी आप समझ सकते हैं कि 16,000 है, तो 2001 में कितना टाइम लगा इसको, 3 हाफ लाइफ साइकिल्स, तो नेक्स्ट 3 में दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट थ्री के अंदर वो 16,000 या 2,000 में पहुंच गया, तो नेक्स्ट 3 में दोनों 250 हो जाएंगे। तो अब एक्स को 3 हाफ लाइफ साइकिल प्लस 3 हाफ साइकिल्स 6 हाफ लाइफ साइकिल लगे 250 तक पहुंचने में, तो 6 डेज़, और जो वाई है उसको 6 डेज़ लगे, क्योंकि 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं मल्टीप्लाई बाय 2 डेज़, तो उसको भी 6 डेज़ लगे। इस तरह से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कि आप इनिशियली 16,000 से 2,000 पर आए, दोनों इक्वल हो गए, उसके बाद फर्दर 3 हाफ लाइफ साइकिल्स में 250 आ जाएगा। ओके, सो ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 38। Question number 39. A student investigates a radioactive source that emits only alpha particles. Without any source nearby, the detector shows a low reading. The source and thick cardboard are placed near the detector as shown. What is the reading on the detector now and why? देखिए इस सेटअप को समझें। स्टूडेंट जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है कि जो रेडियो एक्टिव सोर्स है अल्फ़ा पार्टिकल्स, उसका बिहेवियर देखना है। तो उसने देखा कि जब कोई सोर्स नहीं था, रेडियो एक्टिव सोर्स नहीं था, तो कोई लो रीडिंग थी काउंट रेट की, जो बैकग्राउंड काउंट होगा डेफिनेटली। फिर उसने क्या किया कि रेडियो एक्टिव सोर्स लेकर आया, लेकिन साथ उसने थिक कार्डबोर्ड उसके सामने रख दिया। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स तो थिक कार्डबोर्ड में से पास नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो रीडिंग पहले थी बैकग्राउंड नॉइज़ की, वही रीडिंग अब रहेगी। ठीक है, सो डिटेक्टर रीडिंग वो लो ही रहेगी, और रीज़न क्या होगी, बैकग्राउंड रेडिएशन इज डिटेक्टेड। अल्फ़ा पार्टिकल तो डिटेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में वो रेडिएट के सोर्स के सामने उसने थिक कार्डबोर्ड रख दिया, तो अल्फ़ा पार्टिकल तो डिटेक्टर के पास नहीं पहुंचेंगे। तो डिटेक्टर पहले ही जो बैकग्राउंड काउंट रेट था उसी को काउंट कर रहा था, जो कि लो था, उसी की काउंटिंग रहेगी, लो बैकग्राउंड। ठीक है, और रीज़न क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो इस कार्डबोर्ड को क्रॉस नहीं कर पा रहे। ठीक है, चूँकि क्रॉस नहीं कर पा रहे तो इसलिए सिर्फ बैकग्राउंड रेडिएशन ही डिटेक्ट होगी। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40। रेडियोएक्टिव सोर्स emits alpha particles, beta particles and gamma rays. A Geiger-Müller tube and counter detect the emissions, which pass from a thin sheet of paper and a strong magnetic field. तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जो गैमा रेज हैं वो तो डिफ्लेक्ट नहीं होते, चाहे उन्हें इलेक्ट्रिकल फील्ड में से पास करें या उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में से पास करें। तो गैमा रेज तो ऑप्शंस नहीं है, अल्फ़ा पार्टिकल हो सकता है या बीटा पार्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शंस हैं, तो फिर वो बीटा पार्टिकल्स हैं, और अगर लेस डिफ्लेक्शन है तो फिर वो अल्फ़ा पार्टिकल है। तो यहाँ पर जो है वो डिफ्लेक्शन देख लें। डिफ्लेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा, एक तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है, और दूसरा इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में एक और हिंट भी है। वो शीट ऑफ पेपर रखा हुआ है रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे।
ठीक है, तो मैग्नेट के पीछे देखिए शीट ऑफ पेपर भी मौजूद है। तो शीट ऑफ पेपर क्या कर रहा है कि वो सारे अल्फा पार्टिकल्स ब्लॉक कर देगा, लेकिन जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो शीट ऑफ पेपर में से पास कर जाएंगे और वो डिफ्लेक्ट होंगे, हाईली डिफ्लेक्ट होंगे, और जो ट्यूब है जहाँ पे डिटेक्टर है वो बीटा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर लेगा। ओके, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन डी देखें, बीटा पार्टिकल्स ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41। The count rate from a radioactive source falls from 400 to 50 in 3 minutes. What is the half life? तो इनिशियल काउंट रेट है 400, फाइनल काउंट रेट है 50, रेशियो इनका निकाल लें 400 ओवर 50 से 8, 2 की पावर में लिख लें 2 रेज़ टू पावर 3 से 8, तो ये 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। अब देखें कि 3 हाफ लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं 3 मिनट्स में, तो एक हाफ लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा 3 ओवर 3 1 मिनट में। ठीक है, तो हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 1 मिनट। ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 41। Question number 42. The activity of a radioactive source is measured over a period of time. The graph shows the decay curve. Why is the curve not smooth? ये बैकग्राउंड नॉइज की वजह से, बैकग्राउंड जो रेडिएशन है उसकी वजह से, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन जो हैं वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, सोर्स की रेडिएशन तो कांस्टेंट होती हैं, लेकिन बैकग्राउंड जो रेडिएशन है वो वेरी करती हैं। तो इट इज़ ड्यू टू दी background radiations. So ऑप्शन ए है बैकग्राउंड रेडिएशन हैज़ नॉट बीन सब्ट्रैक्टेड। जो डेटा मिला है उसी तरह प्लॉट कर दिया गया है, बैकग्राउंड रेडिएशन को सब्ट्रैक्ट नहीं किया, और ये जो आपको वेरिएशंस नज़र आ रही हैं ये बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43। A radioactive isotope has a half life of 6000 years. How much time passes before the rate of emissions from a sample of the isotope falls to 1/16 of its original value? ठीक है, तो एटम्स अगर इनिशियली अगर उनकी वैल्यू 100 है, फॉर एग्जांपल 100 एटम्स हैं, तो आफ्टर 1 हाफ लाइफ उनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50, एंड 50 इज़ यानी 1/2 ऑफ 100, और नेक्स्ट हाफ लाइफ साइकिल में यानी 2 हाफ लाइफ साइकिल्स में उनकी वैल्यू 25 हो जाएगी, दैट मीन्स 1/4 ऑफ 100, और थर्ड हाफ लाइफ साइकिल में उनकी वैल्यू हो जाएगी 12.5, सो दैट इज़ 1/8 ऑफ 100, और फोर्थ हाफ लाइफ साइकिल में इनकी वैल्यू हो जाएगी 12.5 डिवाइडेड बाई 2 6.25। ठीक है, तो 6.25 नंबर जो है इट इज़ 1/16 ऑफ 100 अगर इनिशियल वैल्यू आप लेते हैं। जो 1/16 मीन्स 4 हाफ लाइफ साइकिल्स। ठीक है, 16 इज़ 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, 16 इज़ 2 रेज़ टू पावर 4, 4 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं, तो 4 हाफ लाइफ साइकिल्स में जो एटम्स हैं वो उनकी तादाद रह जाएगी ओनली 1/16 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू 4 हाफ लाइफ साइकिल्स में। ठीक है, ओके। अब ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है इन क्वेश्चन नंबर 43, इसका हाफ लाइफ साइकिल है 6000 ईयर्स का, और 1/16 जो डिके होगा ये कितने ईयर्स में होगा? तो ये 4 हाफ लाइफ साइकिल्स बनते हैं, तो 6000 ईयर्स मल्टीप्लाई बाय 4 इट इज़ 24,000 ईयर्स। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 43, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 44। विच ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो डिफ्लेक्शन होगी बीटा पार्टिकल्स की होती है, अल्फा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शंस हो जाती हैं, गैमा रेज डिफ्लेक्ट नहीं होती, वो स्ट्रेट पास करेंगी। सो ऑप्शन सी है गैमा रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ए मैग्नेटिक फील्ड। ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन नंबर था 44। ओके, क्वेश्चन नंबर 45। In the treatment of brain cancer, a patient's head is enclosed in a helmet containing a number of radioactive sources. The radiation from each source is directed towards the cancer.
विच न्यूक्लियाइड इज़ द मोस्ट सूटेबल फॉर दिस सोर्सेज। कैंसर ट्रीटमेंट में हम गैमा रेज यूज़ करते हैं, ठीक है। अल्फ़ा रेज तो कभी यूज़ नहीं होंगी, उनकी तो आयनाइजेशन पावर ही बहुत ज़्यादा है, और बीटा भी यूज़ नहीं करते, ये दोनों पार्टिकल्स हैं, ठीक है। हम रेज यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर सेल्स। तो यहाँ पर रेडिएशन एक ही है, गैमा रेज, और न्यूक्लियाइड जो यूज़ हो रहा है वो सीज़ियम-137 है, जिसकी हाफ लाइफ 30 ईयर्स है। क्वेश्चन नंबर 45, ऑप्शन ए। Question number 46. What occurs in the decay of a radioactive nucleus? Okay. तो इसके ऑप्शंस देखिए। क्वेश्चन नंबर 46 है, डिके के अंदर क्या होगा। डिके के अंदर रेडिएशन एमिट होती हैं और पार्टिकल्स एमिट होते हैं। जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होगा तो अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट होंगे या बीटा पार्टिकल्स एमिट होंगे या गैमा रेज एमिट होंगे, ठीक है। या तीनों एमिट होंगे या कोई से दो या कोई सा एक, डिपेंड अपॉन कौन सा एलिमेंट है, उसकी नेचर क्या है, उसका केमिकल जो है वो कंपाउंड क्या है, ठीक है। सो ऑप्शन डी है, द न्यूक्लियस एमिट्स एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन, एटलीस्ट वन। तीनों भी एमिट कर सकता है, दो भी कर सकता है, कोई एक तो लाजमी करेगा जब भी डिके होगा। सो द क्वेश्चन नंबर 46, ऑप्शन डी, द न्यूक्लियस एमिट्स एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। Question number 47. The radioactive nucleus 8737Rb decays with the emission of a beta particle. How many protons and neutrons are left in the nucleus? Okay, initially देखें तो प्रोटॉन्स कितने हैं 37 और न्यूट्रॉन्स कितने हैं 87 माइनस 37। तो इनिशियली जो न्यूट्रॉन्स हैं वो 50 हैं और प्रोटॉन जो है वो 37 है, ठीक है, ये नोट कर लें। आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स क्या होता है कि प्रोटॉन एक बढ़ जाता है, यानी प्रोटॉन जो है वो 37 से 38 हो गया। न्यूक्लियॉन नंबर चेंज नहीं होता, वो उतने ही रहेगा, 87 ही रहेगा। तो फिर ये कैसे बढ़ा, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन बन जाता है। न्यूट्रॉन पहले कितने थे 50 थे, अब न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 49, ठीक है। तो 49 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे और 38 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। ये ऑप्शन देखें कहीं पर है, 38 प्रोटॉन्स एंड 49 न्यूट्रॉन्स। ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 47। Question number 48. Which statement is true for all three types of radioactive emission? Alpha particles, beta particles and gamma rays. Okay, question number है 48. Which statement is true for all three types of radioactive emission? अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। चलें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ये रॉन्ग ऑप्शन है क्योंकि इसमें से गैमा रेज पास हो जाती हैं। ऑप्शन सी देख लेते हैं, दे एमिट लाइट, रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में गैमा रेज कोई लाइट एमिट नहीं करती, वो उसका तो फ्रीक्वेंसी जो विजिबल स्पेक्ट्रम से ऊंचा स्पेक्ट्रम है, ज़्यादा स्पेक्ट्रम है। ओके, ऑप्शन बी देख लें, दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो इस पर पहले ही बात हो चुकी है कि बीटा पार्टिकल्स और अल्फ़ा पार्टिकल्स तो डिफ्लेक्ट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, बीइंग चूँकि पॉजिटिव नेगेटिव हैं चार्जेस इन दोनों पे। गैमा रेज जो है वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे, तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग ऑप्शन है। फाइनल एक ही ऑप्शन बचती है हमारे पास, ऑप्शन डी, द आयनाइज गैसेस। तो ये आयनाइजेशन तो करते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन पावर वो है अल्फ़ा पार्टिकल्स में, और सबसे कम आयनाइजेशन पावर जो है वो गैमा रेस में है। बीटा के पास इन बिटवीन आयनाइजेशन पावर है, बट दोनों पार्टिकल्स और गैमा रेस तीनों आयनाइजेशन जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो
Which statement is true for all three types of radioactive emissions: alpha particles, beta particles, and gamma rays? They all ionize the gases. Option D. Okay, question number 49. The diagram shows one type of radiation passing between the poles of a strong magnet and being detected. Which type of radiation is being detected? ऑप्शन है अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गैमा रेज, अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स. ओके, गैमा रेज तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, डिटेक्टर में से, और ये डिटेक्ट हो रही हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास होने के बाद. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स. रीज़न उसकी ये है कि इन्होंने एक तो सिर्फ नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन गिवन है, नॉर्थ साउथ पोल गिवन है, और उसके अलावा डिस्टेंस नहीं बताया सोर्स और डिटेक्टर का. अगर तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फिर अल्फ़ा पार्टिकल्स डिटेक्ट नहीं होंगे, लेकिन डिस्टेंस कोई मेंशन नहीं है, ठीक है. और दूसरा ये है कि जो डिफ्लेक्शन है, अगर आप डिफ्लेक्शन देखें तो डिफ्लेक्शन जो है यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है, बीटा की लग रही है. डिफ्लेक्शन तो बीटा की है क्योंकि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, और टूवर्ड्स जो है नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्शन हो रही है. पहले मैंने बोला था अल्फ़ा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स, काइंडली से करेक्ट कर लें, ये बीटा पार्टिकल्स हैं, ऑप्शन बी है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 49, ऑप्शन बी, बीटा पार्टिकल्स. Question number 50. An experimenter sets up the following apparatus in air to discover whether a radioactive source is emitting alpha particles. The experimenter moves the paper between the source and the detector. There is no difference in the count rate. Why? देखिए, जो काउंट रेट पहले डिटरमिन हो रहा था रेडिएशन डिटेक्टर में, वो बैकग्राउंड काउंट था. अब रेडियो एक्टिव सोर्स, एक तो उसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 30 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो भी काउंट रेट था बैकग्राउंड काउंट था, बीटा पार्टिकल्स का काउंट था या गैमा रेस का काउंट था, वो तो रेडिएशन डिटेक्टर जो था वो काउंट कर पा रहा था. तो शीट ऑफ पेपर रखा है उसने, लेकिन शीट ऑफ पेपर रखने से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स पे तो कोई फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल 30 सेंटीमीटर तक तो पहुंच ही नहीं पा रहे, ठीक है. तो पहले भी जो काउंट रेट डिटेक्ट हो रहा है वो बैकग्राउंड काउंट था, गैमा रेस की काउंटिंग हो रही थी काउंट रेट, और बीटा का काउंट रेट था. तो अल्फ़ा पार्टिकल से पहले भी काउंट नहीं हो रहे थे, अल्फ़ा पार्टिकल अब भी काउंट नहीं हो रहे, इसलिए देयर इज़ नो डिफरेंस इन दी काउंट रेट. तो इसका जो ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 50 है. सोर्स जो है सोर्स जो है वो मिट कर रहा है बीटा पार्टिकल्स एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स. ठीक है, सोर्स मिट कर रहा है बीटा पार्टिकल्स एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स. अब इससे क्या है कि सिर्फ जो है इस क्वेश्चन की हद तक चूँकि अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो तो डिटेक्टर तक नहीं पहुंच रहे, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो डिटेक्टर तक जो है वो सिर्फ बीटा पार्टिकल्स पहुंच रहे हैं, ठीक है. तो सोर्स एमिट्स बीटा पार्टिकल्स एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स. अल्फ़ा पार्टिकल्स नहीं पहुंच रहे, इसलिए उसको कांस्टेंट ही
काउंट रेट मिल रहा है, तो काउंट रेट का डिफरेंस नहीं आ रहा चाहे वो पेपर वहाँ पे रखता है या नहीं रखता. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Question number 51. The half-life of a radioisotope is 2400 years. The activity of a sample is 720 counts per second. How long will it take for the activity to fall to 90 counts per second? तो काउंट रेट गिवन है, इनिशियल काउंट रेट है, फाइनल काउंट रेट है, दोनों का आप डिफरेंस ले लीजिए. 720 डिवाइड बाई 90 उनका रेशो ले लें तो ये नंबर 8 आता है. 720 ओवर 90. नंबर 8 इज़ 2⁻³ दैट मीन्स 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं. ठीक है, तो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स में काउंट रेट 720 से 90 काउंट्स ड्रॉप हो जाता है. अब इसमें कितना टाइम लगेगा, कितने ईयर्स लगेंगे? एक हाफ लाइफ साइकिल है 2400 ईयर्स का, तो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स 3 इंटू 2400 ईयर्स दैट इज 7200 ईयर्स. ऑप्शन सी है क्वेश्चन नंबर 51. ऑप्शन सी. क्वेश्चन नंबर 52. Radioactive source is placed 3 cm from a Geiger Miller tube in air. The average count rate is 742 counts per minute. Then in 3 experiments, measurements are taken with sheets of different materials placed between the source and the tube. The results are recorded in the table. अच्छा, रिजल्ट्स देखें. जब थिन कार्ड रखा तो रेडिएशन ड्रॉप्स हो गई, काउंटिंग ड्रॉप हो गई और 742 से 273 पहुंच गया. दैट मीन्स जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं थिन कार्ड से. ओके, जब एल्यूमिनियम फॉयल रखा गया तो काउंटिंग जो है वो स्टिल 275 है, विच इज़ ऑलमोस्ट 273. तो दैट मीन्स कि बीटा पार्टिकल्स एमिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि अगर बीटा पार्टिकल्स एमिट होते तो काउंट रेट को फर्दर ड्रॉप होना चाहिए था, क्योंकि जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो एल्यूमिनियम में से पास नहीं होते. अल्फ़ा पहले ही ब्लॉक हो चुके हैं कार्ड से. ठीक है, और जब थिक लेड में से पास होता है, थिक लेड जब रखा रहता है तो 68 रह जाते हैं. तो 68 मीन्स कि गैमा रेस मौजूद है, और थिन कार्ड में जो 273 नज़र आ रहा है मीन्स अल्फ़ा मौजूद है, और एल्यूमिनियम फॉयल में जो 275 नंबर नज़र आ रहा है जो कि थिन कार्ड के बराबर है मीन्स बीटा मौजूद नहीं है. ओके, सो ऑप्शन देखते हैं. अल्फ़ा एंड गामा. क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन बी अल्फ़ा एंड गामा रेस. क्वेश्चन नंबर 53. Which equation shows a nuclear fission reaction? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में पहले भी बात हुई है कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो स्प्लिट होता है इन सम अदर एलिमेंट्स. ठीक है, और उसके साथ न्यूट्रॉन्स भी एमिट होते हैं. तो ऑप्शन डी देखें. सिर्फ ऑप्शन डी के अंदर जो यूरेनियम 23992 है ये 2 एलिमेंट्स में स्प्लिट अप हो रहा है और 3 न्यूट्रॉन्स भी एमिट हो रहे हैं, प्लस 3 न्यूट्रॉन. दिस इज न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. Question number 54. The half-life of a radioactive material is 24 years. The activity of a sample falls to a fraction of the initial value after 72 years. What is that fraction? 24 years वन हाफ लाइफ साइकिल हैं, तो 72 years जो है ये 3 हाफ लाइफ साइकिल्स होंगे. 72 years डिवाइडेड बाई 24 years, तो ये 3 नंबर आता है जो 3 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं. ठीक है, अब 3 हाफ लाइफ साइकिल्स में कितना फ्रैक्शन होगा इनिशियल वैल्यू का? वो 2⁻³ है, 1/2⁻³ ये फार्मूला है. इनिशियल फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/2⁻³ दैट इज़ 1/8. ठीक है, तो पहले तो हमने हाफ लाइफ को हमें पता था 24 years. अब कितने हाफ लाइफ हैं 72 years में? तो 3 हाफ लाइफ ईयर्स हैं, और 3 हाफ लाइफ ईयर्स जो है वो काउंट बनता है 2⁻3, और अगर फ्रैक्शन निकालना है तो 1/2⁻3, सो 1/8. सो क्वेश्चन नंबर 54 ऑप्शन डी 1/8.
Question number 55. Which is the correct comparison of the penetrating power and ionizing power of alpha particles and gamma radiation? तो इस पे पहले बात हो चुकी है कि जो आयनाइजेशन पावर है वो अल्फा पार्टिकल्स की हाईएस्ट होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, गैमा की वीकेस्ट होती है, और पेनिट्रेशन पावर गैमा की हाईएस्ट फार पेनिट्रेशन होती हैं. गैमा तो इंसानी बॉडी में से पास कर जाता है, इवन लेड में से पास कर जाता है, इसकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है. जबकि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, ये तो एक पेपर से ब्लॉक हो जाता है, ठीक है. तो ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर किसकी होगी? गैमा की. और ग्रेटर आयनाइजिंग पावर किसकी होगी? अल्फा की. ऑप्शन सी देखें, गैमा हैज़ ग्रेटर पेनिट्रेटिंग पावर whereas alpha has greater ionizing power. Question number 55, option C. Question number 56. A thermistor is connected in a circuit with 6 volt cell, a 3000 ohm resistor and a voltmeter. As shown, the graph shows how the resistance of the thermistor varies with temperature. What is the temperature of the thermistor when the voltmeter reads 2 volt? अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ये पोटेंशियल डिवाइडर का आ गया. तो हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमें जो वोल्ट मीटर है उस पर 2 वोल्ट मिलना चाहिए. तो ये पोटेंशियल डिवाइडर का सर्किट है. अब टोटल जो वोल्टेज हैं वो 6 वोल्ट हैं, ठीक है. अगर 2 वोल्ट हमें मिलते हैं चाहिए हमें थर्मिस्टर में, तो बाकी 4 वोल्ट जो हैं वो 3 ओम्स पे ड्रॉप होंगे. और ये एक असूल है कि अगर आपको हाफ वोल्टेज चाहिए और 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, तो जिस रजिस्टर के क्रॉस आपको हाफ वोल्टेज चाहिए, यानी एक में डबल चाहिए एक में हाफ चाहिए, तो जिसके अंदर हाफ चाहिए वो रजिस्टर हाफ होना चाहिए. तो चूँकि 4 वोल्ट 3000 ओम में ड्रॉप हो रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 3000 ओम है और थर्मिस्टर में अगर 2 वोल्ट ड्रॉप हो रहे हैं, तो थर्मिस्टर को 1500 ओम होना चाहिए, ठीक है. ये मैंने आपको बता दिया. अब आप फार्मूले से वेरीफाई कर लें. सो यहाँ पोटेंशियल डिवाइडर का फार्मूला लगाएं, 1500 ओवर 3000 प्लस 1500, ठीक है. ये रेशो बनेगी वोल्टेज डिवीजन की. दोबारा समझ लें, 1500 ओवर 3000 प्लस 1500, तो ये क्या बन जाएगी? 1/3. और 1/3 रेशो को हमने जो सप्लाई वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज है 6 वोल्ट, से मल्टीप्लाई करें तो जो वोल्ट मीटर की जो रीडिंग आएगी वो 2 वोल्ट आएगी. सो 1500 ओवर 4500 मल्टीप्लाई बाय 6 इज़ 2 वोल्ट. तो ऑप्शन देखते हैं. ओके, अब हमें ये तो पता चल गया कि 1500 ओम होना चाहिए. ऑप्शंस जो हैं वो डिग्री सेल्सियस में हैं, तो उसके लिए हमें ग्राफ देखना पड़ेगा. 1500 जो ओम्स हैं वो वाई एक्सिस पर हैं और जो टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स एक्सिस पर हैं. तो 1500 देखें, रेजिस्टेंस एक्सिस पे 1500 कहाँ पर है, और जहाँ पर है वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन लगाएं, इस कर्व को कट करेगी. ये 60 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो 1500 ओम मौजूद है, ठीक है. क्योंकि 60 डिग्री पर जो कर्व की वैल्यू है, जो कर्व की हाइट है, वो 1500 ओम है, ठीक है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 60 डिग्री सेल्सियस. Question number 57. The diagram shows the apparatus used in an experiment in which barriers of various materials are placed in turn between different radioactive sources and a detector. The table shows the count rates recorded by the detector by 4 sources. Which source emits alpha particles only? ओके, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखें तो इसमें रेडियो एक्टिव सोर्स के आगे एक बैरियर है और उसके बाद डिटेक्टर है, ठीक है. अब आप जो टेबल की एंट्रीज है वहाँ पर आ जाएं. ओके, ऑप्शन बी में देखें. ऑप्शन बी में देखें कि जब बैरियर नहीं है तो काउंटिंग जो डिटेक्ट हो रही है वो 200 है. जब पेपर प्लेस कर दिया तो काउंटिंग ड्रॉप हो गई, 30 पे पहुंच गई.
170 ड्रॉप होगी इसमें, ठीक है। जब पेपर को रिप्लेस किया थिन एल्यूमिनियम से तो काउंटिंग रेट 30 रह गया। जब थिक लेड से ड्रॉप किया तो काउंटिंग रेट 30 ही रहा। तो जो ऑप्शन बी है वो सोर्स जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल इमिट कर रहा है, क्योंकि काउंट रेट जो है वो ज़ीरो हो जाता है जब पेपर ज़ीरो से मुराद ये है कि डिटेक्शन ज़ीरो हो जाएगी। सोर्स वो इमिट कर रहा है अल्फ़ा पार्टिकल्स, लेकिन सारे ब्लॉक हो रहे हैं पेपर से, उसकी डिटेक्शन ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गई है। और जो 30 नंबर आपको नज़र आ रहा है ये बैकग्राउंड डिटेक्शन है, ठीक है। जो सोर्स के जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो अब डिटेक्टर तक नहीं पहुंच रहे। पेपर में भी 30 है, थिन एल्यूमिनियम में भी 30 है, और थिक लेड में भी 30 है। सो सोर्स बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question number 58. Two types of emissions from a radioactive source are separated by passing them through a magnetic field. The deflections are shown in the diagram. Beam with two types of emissions हैं, एक तो स्ट्रेट पास कर गई है, डिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ये गैमा रेज होती हैं। गैमा रेज मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, ठीक हो गया। और जो क्यू जो है वो या तो बीटा रेज हैं या वो गैमा रेज हैं, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा जो है हाईली डिफ्लेक्शन हो रही है तो ये बीटा पार्टिकल्स हैं। सो बीटा पार्टिकल्स हैं और गैमा रेज हैं, ऑप्शन बी है, क्योंकि डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा है। हाईली क्यू इज़ वेरी, क्यू का जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, तो ये बीटा पार्टिकल्स हैं। और पी जो है वो चूँकि अनडिफ्लेक्टेड है तो ये गैमा रेज हैं। सो ऑप्शन बी है, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। ये क्वेश्चन नंबर था 58। तो 58 में हमने ऑप्शन डी निकाला है। एमिशन पी जो है वो गैमा रेज है और एमिशन क्यू जो है वो बीटा पार्टिकल्स हैं, ऑप्शन डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59। आर ए डिकेज, अच्छा ये इसमें कुछ जो है हाफ लाइफ गिवन है, जैसे 1600 सेकेंड है, 52 सेकेंड है, 9.1 सेकेंड है और 10.6 आवर है। और चेंजिंग काउंट रेट फॉर ऑफ दिस रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स इज शोन इन द ग्राफ। ये ग्राफ गिवन है जिसमें काउंट रेट वाई एक्सिस पे है और जो टाइम है सेकंड्स में, टाइम सेकंड्स में जो है वो एक्स एक्सिस पर है, ठीक है। तो हमने हाफ लाइफ निकालनी है। हाफ लाइफ कब मिलती है? जब काउंट रेट जो है वो हाफ हो जाता है, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट है, काउंट रेट जब हाफ होता है तो फिर हमें हाफ लाइफ साइकिल्स मिलते हैं। ओके, इनिशियल काउंट रेट अगर आप देखें तो इनिशियल काउंट रेट जो है वो 66 काउंट्स हैं पर सेकेंड। तो ये हाफ कब होंगे? जब ये 33 काउंट्स हो जाएंगे। 33 को आप लोकेट करें तो 33 नंबर जो है, जब आप यहाँ से वर्टिकल लाइन जो है वो इस कर्व पे पास करेंगे और वहाँ से आप एक वर्टिकल एक्स एक्सिस पर लेकर आएंगे तो ये 52 सेकेंड है, ठीक है। 33 काउंट्स पर सेकेंड इज इक्वल टू 52 सेकेंड्स ऑन द एक्स एक्सिस। फिर समझ लें 66 काउंट रेट था पर सेकेंड, ये इनिशियल था। हाफ रेट क्या होता है? 33 66 का काउंट्स पर सेकेंड, और 33 काउंट्स पर सेकेंड जो है इसका मैच बनता है 52 सेकेंड्स ऑन दी टाइम एक्सिस, ठीक है। ओके, सो 52 सेकेंड्स हमने अब देखना है कि 52 सेकेंड्स जो है वो किसका काउंट रेट है। तो यहाँ पर देखें तो आर एन डिकेज विद ए हाफ लाइफ ऑफ 52 सेकेंड। सो आर एन, हम देखते हैं ऑप्शन कौन सी है। आर एन बी ऑप्शन है। सो क्वेश्चन नंबर 59, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। वाई एक्सिस पे 33 काउंट्स पर सेकेंड है और एक्स एक्सिस पे 52 सेकेंड्स हैं। 52 सेकेंड इज द हाफ लाइफ ऑफ द आर एन इन ऑप्शन बी। Question number 60. When dealing with radioactive substances, there are possible dangers. Which statement is correct? ये बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं, आयनाइजेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, डेंजरस हैं, ऑर्गन्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो चाहे अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं
अल्फ़ा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन पावर कम होती है, लेकिन ये आयनाइजेशन इफेक्ट बहुत ज़्यादा है इसका। बीटा पार्टिकल्स जो है वो मसल्स में पास कर जाता है, और गैमा रेज तो बोन्स में से भी पास कर जाता है। ओके, सो ऑप्शन ए देखें, बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू स्किन एंड डैमेज बॉडी सेल्स। तो बीटा सेल्स जो हैं वो मसल्स में से पास करके बॉडी जो ऑर्गन्स हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, so beta particles, option A, question number 60, beta particles can pass through skin and damage body cells. Question number 61, in a fission reactor which particle causes a uranium 235 nucleus to split? जो फिशन रिएक्शन जो स्टार्ट होता है, जो स्प्लिटिंग प्रोसीजर स्टार्ट होता है, ये ड्यू टू न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो न्यूट्रॉन जब हिट करता है उसके बाद ये फिशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन। Question number 62. A radioactive isotope has a half-life of 2 minutes. What can be deduced from this statement? Okay, अगर हाफ लाइफ 2 मिनट्स की है तो जो है चलें ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में क्या है, आफ्टर हाफ मिनट 1/4 ऑफ द आइसोटोप्स रिमेन। ये रॉन्ग ऑप्शन है। 1/4 जो आइसोटोप रहेंगे वो रहेंगे आफ्टर 2 हाफ लाइफ साइकिल्स, यानी 2 मिनट्स के बाद हाफ लाइफ साइकिल्स हैं और 4 मिनट में 2 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं। तो 4 मिनट के बाद आइसोटोप जो है वो 1/4 होगा आफ्टर 4 मिनट्स, क्योंकि 4 मिनट्स इज इक्वल टू 2 हाफ लाइफ साइकिल्स। सो आफ्टर 1 मिनट 1/4 द आइसोटोप रिमेन्स, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी देखें, आफ्टर 4 मिनट्स 1/4 ऑफ द आइसोटोप्स रिमेन्स, येस इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि हाफ लाइफ साइकिल में 2 मिनट्स हैं, इसमें हाफ रह जाएंगे, इसके जो एलिमेंट्स हैं आइसोटोप हाफ रह जाएगा, और 4 मिनट्स में 2 हाफ लाइफ साइकिल्स हैं तो 1/4 रह जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर 4 मिनट्स 1/4 ऑफ द आइसोटोप रिमेन्स, ऑप्शन सी। Question 63. The diagram shows how the thickness of paper is measured during manufacture. If the sheet is too thick, fewer beta particles can reach the detector. A source of alpha particle is not used for this purpose because alpha particles cannot pass through the paper. ठीक है, तो ये सारे स्टॉप हो जाएंगे बाय द पेपर, उनसे पास ही नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है क्वेश्चन नंबर 63, ऑप्शन ए, all the alpha particles will be stopped by the paper. लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 64. X, Y and Z are 3 types of radiation. X is almost completely absorbed by 5 centimeter lead, ठीक है, but not by 5 millimeter aluminium. ओके, अगर एल्यूमिनियम से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो ये X जो है ये गैमा रेज होनी चाहिए, क्योंकि गैमा रेज एल्यूमिनियम में से पास कर जाती हैं और लेड जो है उनको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो X इज श्योर, X इज गैमा रेज। ओके, Y देखते हैं, Y इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय 5 मिलीमीटर एल्यूमिनियम बट नॉट बाय थिन कार्ड। अगर एल्यूमिनियम में जो सारा कुछ एब्जॉर्ब हो रहा है जोन सी रे, वो बीटा रेज है। ये भी क्लियर है कि Y जो है वो बीटा रेज है, क्योंकि वो एल्यूमिनियम उनको स्टॉप कर रहा है। एंड Z इज एब्जॉर्ब बाय थिन कार्ड, थिन कार्ड से अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो Z जो है वो अल्फा पार्टिकल्स होने चाहिए। ऑप्शन डी में नज़र आ रहा है मुझे, Z अल्फा पार्टिकल्स हैं तो Y बीटा पार्टिकल्स हैं, और X जो है वो गैमा रेज है। चूँकि Z जो है वो थिन कार्ड से एब्जॉर्ब हो रहा है, तो Z जो है वो एक ही ऑप्शन है अल्फ़ा, वो आपको नज़र आ रही है ऑप्शन डी में। Y बीटा है क्योंकि ये एल्यूमिनियम से अब्जॉर्ब हो जाता है। X जो है गैमा है क्योंकि ये सिर्फ लेड में अब्जॉर्ब हो रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन।